हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम अपने कैपिटल गेन को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने लास्ट वीडियो में 4 स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ लिया था। हम आज 5th स्पेशल केस के बारे में पढ़ेंगे। तो 5th स्पेशल केस के अंदर सेक्शन 55 आता है। सेक्शन 55 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 55 बात करता है कैपिटल गेन इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि जो इंटेंजिबल एसेट्स होती है जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह होती हैं, इन पे जब कोई वो होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो फिर उस पर कैपिटल गेन कैसे लगेगा उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता क्या क्या है। इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है गुडविल ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और अदर इंटेंजिबल एसेट्स, यानी कि गुडविल किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन की, कोई पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, कॉपीराइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, किसी बिजनेस को चलाने के लिए कोई कॉपीराइट है, राइट्स हैं, राइट कोई भी राइट है कि हम हमारे पास ये राइट है कि हम ये बिज़नेस चला सकते हैं। जैसे केमिकल के बिज़नेस हो गए, तो उस लिकर का बिज़नेस हो गया, उसके लिए एक लाइसेंस होता है, एक परमिट होता है, उसके बिना वो बिज़नेस नहीं कर सकते। टेनेंसी राइट, यानी कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ आप एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा रह रहे हो तो आपकी राइट आ जाते हैं वहाँ कि आपको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता, उसका भी ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। लो उम्र हो, आर्स, रोड परमिट्स जो होते हैं, यानी कि गाड़ी चलाने के लिए भी परमिट लगता है। जो नेशनल इंटरनेशनल पोर्ट्स होते हैं या स्टेट के बॉर्डर्स होते हैं, उनको भी क्रॉस करने के लिए एक परमिट लगता है, तो वो सब नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी अगर हम परमिट को किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं या कोई भी और राइट्स होते हैं, तो वो जब ट्रांसफ़र्स होते हैं तो उन पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर सेल्फ जनरेटेड है, यानी कि गुडविल जैसे दो तरीके की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज। तो जो सेल्फ जनरेटेड चीज़ें होंगी ना, जो भी राइट सेल्फ जनरेटेड होंगे, इंटेंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड होंगे, वो हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाएगी। मतलब उसकी कोई एक्विजिशन, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं उसकी एक्चुअल कॉस्ट उसकी क्या थी, कब हमारी गुडविल अच्छी थी, कब बेकार थी, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। परचेज, आप परचेज किए तो उसमें पता है ना हमने कितने में परचेज किया, तो उसकी परचेज प्राइस मानी जाएगी। कुछ नोट्स हैं, जैसे इन केस ऑफ अबव एसेट्स एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 बेनिफिट्स नॉट अवेलेबल, यानी कि जो ये इंटेंजिबल एसेट्स है ना, इसमें 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं है कि अगर आपने कोई एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स 1/4/2001 से पहले परचेज की थी ना, तो उसकी वही वैल्यू मानी जाएगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। जैसे कोई और कैपिटल एसेट्स होती है तो उसमें हम देखते हैं कि 1/4/2001 पे एफएमवी क्या थी, लेकिन इस केस में नहीं देखेंगे, इंटेंजिबल के केस में नहीं देखेंगे उसको। इंडेक्स बेनिफिट इज अवेलेबल इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, इंडेक्स बेनिफिट मिलेगा। इन केस ऑफ गुडविल, business of profession, patent, copyright, right to carry on any business or profession or any other intangible assets, cost improvement is always stated as nil, यानी कि कोई भी ऐसी गुडविल है बिजनेस की, पेटेंट है, कॉपीराइट है, या कोई बिजनेस या प्रोफेशन कंटिन्यू करने के लिए राइट्स है, या कोई और इंटेंजिबल एसेट्स है, उसमें कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कभी नहीं आएगी। क्योंकि आप क्या डालोगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट? अब ये तो कहोगे नहीं हमने एडवर्टाइजमेंट किया, क्योंकि उसका तो हमें डिडक्शन मिल जाता है, एक्सपेंस में हम शो कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट का। कोई और खर्चा किया वो कहीं और पे डिडक्शन मिल जाएगा, या तो एक्सपेंस के रूप में शो हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारा हो जाता है। तो वो सब इसके अंदर नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट केस होता है, 2-3 केस है, इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट केस है स्पेशल केस नंबर 6, वो 50 CA आता है इसके अंदर। 50 CA क्या कहता है? कैपिटल गेन इन केस ऑफ अनक्वाटेड शेयर्स। अनक्वाटेड शेयर्स यानी कि अनलिस्टेड शेयर, जो शेयर्स मार्केट में लिस्ट नहीं है, उनकी बात करता है सेक्शन 50 CA। इसमें क्या कहता है? इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर इफ सेल वैल्यू इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि जो एफएमवी है वो उससे कम है सेल वैल्यू, मतलब जितने में हमें बेचा है वो एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। एक्चुअल मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगी अनलिस्टेड कंपनी की? रजिस्टर वैल्यूअर से, वो बताएगा कि असली उस मार्केट शेयर की वैल्यू क्या है होगी मार्केट में। देन सच एफएमवी स्टेटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो वही एफएमवी जो
एक्चुअल में फेयर मार्केट वैल्यू है वो अगर कंसिडरेशन से सेल वैल्यू से ज़्यादा है तो उसी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मिस्टर बीबी एक्वायर्ड 10 दिसंबर 2023, ही ट्रांसफर ऑल द शेयर्स टू अनअकैडमी। मतलब कि मिस्टर बीबी ने एक्वायर किए शेयर्स, मतलब 10 दिसंबर 2023 को एक अनलिस्टेड कंपनी की Mr. BB acquired on 10th December 2023। इसमें थोड़ी सी आप acquired on 10th December 2023 यहाँ पे आप लिख लीजिए शेयर्स ऑफ AB Limited, acquired shares of AB Limited and he transferred all the shares of Unacademy for 150 per shares. FMV of the shares on that day is 500 per shares. Calculate capital gain. Calculate capital gain. Capital gain calculate करना है, तो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। तो अगर देखा जाए तो 150 पर शेयर के हिसाब से बेचा, 500 की उसकी मार्केट वैल्यू थी, तो मार्केट वैल्यू इज को हम उसको मानेंगे। और ठीक है, मैंने थोड़ा इस पर करेक्शन कर दिया है। तो अब देखते हैं हम, जैसे मिस्टर बीबी एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच ऑफ AB लिमिटेड। AB लिमिटेड के उन्होंने शेयर परचेस किए 10,000 शेयर, ₹50 ईच। उसके बाद ऑन 10 दिसंबर 2023 मे भी इसमें डेट भी मिसिंग है, तो एक काम करते हैं, इस पे डेट डालते हैं 109 किस ईयर का। AB लिमिटेड ऑन 10 दिसंबर 2003 को उन्होंने शेयर एक्वायर किया था। तो उसके बाद 10 दिसंबर 2023 को ही ट्रांसफर्ड ऑल द शेयर्स ऑफ अनअकैडमी को उन्होंने एक शेयर ट्रांसफ़र कर दिया 150 पर शेयर के हिसाब से, लेकिन उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 500 थी पर शेयर थी। देन कैलकुलेट कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है, FMV हमें दे रखी है और परचेज कंसिडरेशन दे रखा है। तो कंसिडरेशन FMV से कम है तो हम इसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे। तो 500 इंटू 10,000 हमारा 50 लाख आ जाएगा। उसके बाद 50 इंटू 10,000 5,348,109 के हिसाब से इंडेक्सेशन करेंगे। नॉर्मल इंडेक्सेशन नहीं करना है आपको, बस इसमें ये देखना है कि किस चीज़ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे, कॉस्ट क्या लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट, इंडेक्सेशन क्या होगा, वो सब देखना पड़ेगा बस। फिर उसके बाद लेस करके हमारा LTCG आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। ऐसे ही होता है लिस्टेड कंपनी का, कोई इसमें ये नहीं है, मतलब कि ये इसमें बहुत छोटे छोटे सेक्शंस हैं। तो पेपर में क्या होगा कि कंबाइंड कैपिटल गेन का सेक्शन आएगा कि उसमें 3-4 सेक्शंस एक साथ मिलके होंगे। तो उसके बाद आता है स्पेशल केस नंबर 7, स्लम सेल के बारे में बात करता है। स्लम सेल क्या होता है? स्लम सेल मतलब होता है कि किसी यूनिट को या किसी एक पूरे सेट को एक साथ सेल कर देना। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो एक बिजनेस है, उसमें एक यूनिट है, उसके अंदर एक बिल्डिंग है, एक लैंड है, एक मशीनरी है, एसेट्स हैं और अदर एसेट्स है, इन्वेंट्री वगैरह है। उन सबको एक साथ उठा के, कुछ लायबिलिटीज़ हैं, उन सबको एक साथ उठा के सेल कर देना। ये नहीं कि सेपरेट बिल्डिंग को अलग बेचो, लैंड को अलग बेचो, ऐसे अलग अलग नहीं, सेपरेट नहीं, सबको मिला के एक ही साथ सेल करने को ही स्लम सेल कहा जाता है। यानी कि स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग यूनिट्स बिजनेस फॉर लमसम कंसिडरेशन विदाउट असाइनिंग वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। यानी कि पूरी वैल्यू, टोटल वैल्यू को एक ही साथ कंसिडर करके, एक ही साथ पूरे यूनिट को लेके एक लमसम वैल्यू पे सेल कर दिया जाएगा, ना कि उसको हर एक की सेपरेट वैल्यू उसमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसमें नॉर्मली बुक वैल्यू ली जाती है, जो कि मतलब कि कंसिडरेशन ना हो, मतलब कहे तो जो मार्केट वैल्यू बने वो ना हो, यानी कि ऐसी वैल्यू ना हो कि जो इससे बेचने पे, इंडिविजुअल बेचने पे हमें कोई इनकम हो रही हो, बल्कि जो एक्चुअल बुक वैल्यू हो ना वही होनी चाहिए। इस पर एग्जांपल देखेंगे ना तो आपको और समझ आएगा अच्छे से।
कैलकुलेट करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहली बात तो फार्मूला कुछ चेंज नहीं है, वही FVOC, ट्रांसफ़र एक्सपेंस, ICOA, ICOI, फिर उसके बाद LTCG, STCG आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या चीज़ किसको लेनी है? सबसे पहले FVOC लेनी है, FMV एज़ पर रूल 11 UAE। इसको अभी हम आगे देखते हैं। नेट कंसिडरेशन लेस करेंगे, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा नो इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। स्लम सेल में इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैक्सिमम हम जब PGP भी पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम बिजनेसेस या यूनिट्स जो होता है वो रिटर्न डाउन वैल्यू करती हैं, तो उनके पास सारी डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं, यानी कि जो उनकी एक्चुअल कॉस्ट हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं ना वो अभी रिसेंटली होती है, क्योंकि उससे पहले का तो वो डेप्रिसिएशन लेके फ़ायदा ले चुके हैं, तो अब वो SLM वाली वैल्यू क्यों लेंगे? तो जो उसमें रिटर्न डाउन वैल्यूज़ के हिसाब से जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, इसलिए यहाँ इंडेक्सेशन भी नहीं लगता। और कोई बहुत पुराना बिजनेस है इसके लिए यहाँ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जा सकता है, लेकिन यहाँ इंडेक्सेशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद नेटवर्थ क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उसमें फ़ायदा क्या हुआ? एसेट्स, डेप्रिशिएबल एसेट्स एंड अदर एसेट्स, जैसे मैंने कहा था अभी डेप्रिसिएशन एसेट्स के बारे में बताएंगे। यही होता है नेटवर्क। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही नेटवर्थ होता है। रिटन डाउन वैल्यू एज पर IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट जो हम PGBP में पढ़ेंगे उसके हिसाब से जो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बुक वैल्यू निकालेंगे, और उसमें से जो भी लाइबिलिटीज़ होगी बुक वैल्यू की, मार्केट में क्या उसकी वैल्यू है लाइबिलिटी और एसेट्स की, वो नहीं, बुक में एक्चुअल क्या वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से नेटवर्थ हमारा निकल आएगा। अब देखते हैं हमने यहाँ पढ़ा था FMV एज पर रूल UAE, तो एक्चुअल में ये है क्या? तो FMV एज पर रूल 11 UAE गिवन इन द एग्ज़ाम, ये हमेशा एग्ज़ाम में गिवन होगा, ये आपको टेंशन करने के लिए नहीं है कि ये कैसे निकलेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में हमारे गिवन होगा। आई थिंक ये फाइनल में हमें है, तो हम वहाँ जब फाइनल में डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे FMV ऑफ यूनिट ट्रांसफ़र, जो यूनिट ट्रांसफ़र हो रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और कंसिडरेशन जो रिसीव हुई है जो उनसे हाइयर होगी वही हम वैल्यू लेंगे, यानी कि एक्चुअल मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है जो यूनिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसके बदले हमें पैसा कितना मिला वो लेंगे। अब इसमें कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है कैलकुलेट करते समय, कैपिटल गेन उसको इंक्लूड नहीं करना। जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर हमने किसी एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर रखा है यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से बुक एक्चुअल वैल्यू बढ़ा के लिख रखी है, जैसे कोई 5 लाख की हमारे पास एसेट्स थी, उसको हमने मार्केट में देखा कि उसकी वैल्यू तो 10 लाख हो गई है, तो हमने क्या किया अपनी बुक में 10 लाख कर दी बुक वैल्यू और एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बना दिया 5 लाख का, तो उससे बैलेंस तो मैच हो गया। तो जो रिवैल्यूएशन बना है ना उसको हमें इग्नोर करना है, उसको इंक्लूड नहीं करना। इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल, लमसम सेल में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता। इफ़ अंडरटेकिंग हेल्ड फॉर मोर देन 3 ईयर्स, अगर 3 साल से ज़्यादा है तो LTCG और 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। इसमें कोई और वो नहीं है कि अगर आपने वो यूनिट को सेटअप किए हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो लॉन्ग टर्म, और अगर 3 साल से कम हुए तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। नेटवर्थ कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज निल, यानी कि अगर कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या कोई और इंटेंजिबल एसेट्स उसमें दिख रही है सेल्फ जनरेटेड, वैसे दिखती तो है नहीं सेल्फ जनरेटेड कोई भी चीज़, तो वो उसमें नील मानी जाएगी, उसकी वैल्यू जो है वो नील मानी जाएगी। फॉर नेटवर्थ कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ एसेट्स विच डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD क्लेम इज टेकन एज नील, अगर कोई ऐसी एसेट्स है जिसका 35 AD के अंदर हमने डिडक्शन ले रखा है, 35 AD है क्या वो हम PGBP में पढ़ेंगे, वहाँ में इसके बारे में पूरा अच्छे से PGBP में या इंडेक्सेशन चैप्टर है ना उसमें हमें इसके बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। तो उसके बाद नो प्रॉफिट अंडर PGBP शैल बी अराइज इफ स्टॉक इज ट्रांसफर अंडर लमसम, यानी कि स्लम सेल में अगर कोई भी एसेट्स ट्रांसफ़र होगी या यूनिट ट्रांसफ़र होगी तो उसमें कोई भी PGBP नहीं आएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ICAI ने क्वेश्चन दे रखा है लमसम सेल पे, वो देखते हैं। जैसे हम इलस्ट्रेशन 10 देखोगे आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, जैसे पेज
Number 3.416. Mr. A is a proprietor of Akash Enterprise having 2 units. Akash Enterprise में एक का प्रोप्राइटर है मिस्टर ए, उसके पास 2 यूनिट्स है बिजनेस की. ही ट्रांसफर्ड 1/4/2023 यूनिट 1 को उसने स्लम सेल पे ट्रांसफ़र कर दिया और उसको टोटल कंसिडरेशन 25 लाख की मिली. टोटल उसकी कंसिडरेशन क्या आई? 25 लाख. देयर फेयर मार्केट वैल्यू एसेट्स ऑन 1/4/2023 30 लैक्स. लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 30 लाख थी. तो अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे? 11 UAE के हिसाब से कौन सी हाइयर होगी? तो हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गई 30 लाख. तो इसको हम लिख लेते हैं FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. ठीक है. यूनिट 1 हैज स्टार्टेड इन द 2005 एंड 6, 2005-6 में स्टार्ट हुआ था. द एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ट्रांसफर वेयर 28,000. ये आ गई हमारी ट्रांसफ़र एक्सपेंस. ट्रांसफ़र एक्सपेंस आ गया. ही बैलेंस शीट, उसके बाद इसकी बैलेंस शीट दी है. तो बैलेंस शीट में हमें क्या क्या दिया है? पहली बात ओन कैपिटल, उसकी कैपिटल दी है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है. एसेट्स कैलकुलेट करते समय हम ये निकालते ही नहीं है. रिवैल्यूएशन रिजर्व दिया है फॉर यू बिजनेस बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, बिल्डिंग की यूनिट 1 के लिए दिया है. तो ये क्या होगा? ये तो यहाँ से भी कैंसिल होगा ही. जो 12 लाख है ना, इसका 3 लाख भी कम कर देंगे तो हमारी क्या बचेगा? 9 लाख की वैल्यू बचेगी. जो एसेट्स एक्चुअल बिल्डिंग की वैल्यू रहेगी वो 9 लाख रहेगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? रिवैल्यूएशन रिजर्व शेल बी इग्नोर. मतलब कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को इग्नोर करना है तो उसके लिए हमें वैल्यू भी इधर से कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एसेट्स की वैल्यू बढ़ाई है तभी तो हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व बना है. उसके बाद क्या है? बैंक लोन. बैंक लोन क्या है? 70% ऑफ यूनिट 1, यानी कि हम सेल तो सिर्फ यूनिट 1 ही कर रहे हैं. तो अब इस 70% कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 140 2 लाख इंटू 70% 140. तो यूनिट 1 की कितनी हुई? 140. ऐसे आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं प्रैक्टिस करते समय या पेपर में हल पेंसिल से आप नोट कर सकते हैं और बाद में आपको इरेज कर देना हो ताकि वो दिखे ना. और लेकिन कैलकुलेशन के समय आप लिख सकते हैं ताकि आपको जब सॉल्व करें तो ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े. ट्रेड क्रेडिटर 25% ऑफ यूनिट 1, यानी कि 25% ही है यूनिट 1 के. तो 25% कितना आ जाएगा? 37,500. ये यूनिट 1 के आ गए. अब ये लाइबिलिटी साइड हमारी खत्म हो गई. एसेट साइज देखें तो बिल्डिंग हमने पहले कैलकुलेट कर ली रिवैल्यूएशन रिजर्व लेस करके. मशीनरी हमारी 3 लाख की, डेटर्स 1 लाख के, अदर एसेट्स और बाकी एसेट्स जो है 150 है. अब जो अदर इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़ते हैं. जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1. जो रिवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से हमारी यूनिट 1 में जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू कम बढ़ी थी, हमने कम कर दी. ये पॉइंट हो गया क्लियर. नो इंडिविजुअल वैल्यू एनी एसेट्स कंसिडर इन द ट्रांसफर डीड. कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू एसेट्स को हम नहीं ले रहे उनकी वैल्यू, तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है. अदर एसेट्स में जो अदर एसेट्स हैं इसमें क्या इंक्लूड है? पेटेंट इंक्लूड है. पेटेंट एक्वायर्ड किया था 1/7/2021 को फॉर 50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज़ बी चार्ज. और अभी तक उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है. तो क्या पेटेंट पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या रहेगा? इस पर तो गिवन नहीं है. तो एक एग्जेप्शन है, मतलब IT एक्ट के हिसाब से पेटेंट पे क्या है कि डेप्रिसिएशन का रेट 25% है. तो आपको याद रखना है. मे बी हम जब PGP वगैरह करेंगे तो वहाँ हमें ये मिल जाए, और अगर नहीं मिलता फिर भी आपको 25% याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आया और नहीं गिवन हुआ तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है. तो 25% आपको याद रखना पड़ेगा. तो हम कैलकुलेशन करते हैं अपनी. जैसे सबसे पहले क्या आएगा? FVOC मिस्टर ए प्रीवियस ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25. उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. तो उसके बाद FVOC क्या ली थी हमने? FVOC ली थी हमने 30 लाख रुपए. 30 लाख रुपए FVOC ली थी. तो 30 लाख लेस हमारा एक ट्रांसफ़र एक्सपेंस भी था. तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस कितना था हमारा? 28,000 का ट्रांसफ़र एक्सपेंस था. तो 28,000 आ गया हमारा ट्रांसफ़र एक्सपेंस. 28,000. उसके बाद हमारी वैल्यू कितनी बची? 29 लाख. और ये आ गई 72,000.
हमारी वैल्यू बची। ये हो गई हमारी नेट कंसीडरेशन। उसके बाद अब हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, यानी कि नेटवर्थ निकालनी है। तो लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कहें तो नेटवर्थ। अब नेटवर्थ के लिए हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी अदर एसेट्स में भी कुछ इंक्लूड है, फिर बाकियों को मर्ज करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट वन बनाएंगे, क्योंकि और कुछ तो इसमें आएगा नहीं। तो वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ तो नेटवर्थ के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास एसेट्स क्या क्या है। बिल्डिंग जो हमने रिवैल्यू करके 9 लाख की करी थी, बिल्डिंग 9 लाख। उसके बाद हमारे पास मशीनरी थी 3 लाख की, मशीनरी 3 लाख। तो उसके बाद डेटर से 1 लाख के और अदर एसेट से 150 के। लेकिन हमें एक एडजस्टमेंट देखी थी हमने, क्या था एडजस्टमेंट की, जो हमारी पेटेंट है वो उसमें इंक्लूड है और उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ से इसको कम कर देंगे। हमारी एसेट्स कितने की बची, 1 लाख की। तो हम इसमें मेंशन कितना करेंगे अदर एसेट्स को, अदर एसेट्स हमारा आएगा 1 लाख का। उसके बाद अब पेटेंट हमारा एसेट्स है तो वो इस पे शो होगा पेटेंट, लेकिन वर्किंग नोट 2 बनाएंगे इसका कि उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट 2 बनाते हैं। पेटेंट की वैल्यू क्या थी, 50,000। अब कब परचेज किया था, पेटेंट हमने लिया था 1/7/2021 को। तो डेप्रिसिएशन के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, बाकी हम पीजीबी भी करेंगे तो वहाँ डेप्रिसिएशन के बारे में अच्छे से सीखेंगे। तो डेप्रिसिएशन में अगर 180 डेज से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं किसी भी एसेट्स को 180 डेज से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर वहाँ वो उस पर फुल वैल्यू से कंसिडर डेप्रिसिएशन लगता है। यानी कि कहें तो 25% आपने यहाँ पेटेंट का रेट लिया है तो 25% से पूरा लगेगा। और अगर 180 डेज से कम लेते हैं तो उस पर हाफ लगता है। इस पर ये नहीं देखा जाता आपने 4 महीने यूज़ करा है, 5 महीने यूज़ करा है। अगर आपने 180 से ज़्यादा करा है तो फुल रेट से, और उससे कम करा है तो हाफ रेट से लगेगा। अब यहाँ देखें तो 2021 में उसने कब यूज़ करा था, 2021, 1/7/2021। तो मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ अभी कि कैसे क्या डेट रहेगी। अगर 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर से पहले करा है तो फिर हाफ रेट फुल रेट से, और 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर के बाद करा है तो फिर वो हाफ रेट से डेप्रिसिएबल होगा। तो यहाँ पे पहले करा है तो मे बी 4 या अक्टूबर था या सितंबर, वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम नॉर्मली कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मार्च नॉर्मल मानते हैं हम 28 दिन होंगे फरवरी में, 2021 में तो 28 ही थे। तो उसके बाद 30-31 जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और फिर अक्टूबर, अक्टूबर ही आता है। अक्टूबर ही आएगा 180 या 192, मेरे को डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रही क्योंकि पीजीबीपी में है वो। तो आप ये मानिए इस पर फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। पीजीबीपी करेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लेस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ 2021 का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ 2022 का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और 2023 की इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको लेस कर लेते हैं हम डायरेक्ट नोट करने की जगह। 50,000 -25% तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 28,125। ठीक है। उसके बाद पेटेंट का वैल्यू आ गई 28,125। ये हो गई हमारी टोटल एसेट्स। अब इसमें से लायबिलिटीज़ देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले एक बैंक लोन है 140 का और एक ट्रेड क्रेडिटर है 37,500 का। तो बैंक लोन हमारा 140 का बैंक लोन है और ट्रेड क्रेडिटर है 37,500 का ट्रेड क्रेडिटर है। तो अब हमारी यहाँ नेटवर्थ आ जाएगा। अब थोड़ा गैप करके लिख लीजिएगा।
नेट वर्थ आ जाएगा 9 लाख प्लस 3 प्लस 1 13 लाख, तो यही हो गया, प्लस 28,125, ये हमारी टोटल एसेट्स की वैल्यू आ गई। अब इसमें से -140 -37,500, ये हमारा नेटवर्थ था क्या 1150,625, ये हमारा नेटवर्थ आ गया। एक मिनट में भी कुछ गलती हो रही है, 1 लाख या डेटर्स नहीं लिए इसमें, डेटर्स 1 लाख के डेटर्स आप लिख लेंगे थोड़ा ऊपर नीचे करके। डेटर में मैं भूल गया था, जैसे हमने बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, डेटर हो गया, अदर एसेट्स हो गया, इधर से रिवैल्यूएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट कर दी, बैंक लोन की कर दी और ट्रेड क्रेडिटर ले लिया, तो ये 12,50,625 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसकी फुल वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 12,50,625। अब इसको लेस करेंगे 29,72,000 माइनस 12,50,625, हमारी वैल्यू आ जाएगी 17,21,375। अब इसमें क्या डेट ऑफ एक्विजिशन यूनिट कब इस्टेब्लिश हुआ था दे रखा है, हाँ 2005-6 में दे रखा है और 2023 में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो मतलब कि वो क्या हो गई LTCG हमारी हो गई। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पेशल केस आता है केस 8। मैंने इसका पूरा सोल्यूशन इसमें डाल रखा है, मैं PDF अपलोड करूँगा तो आपको इस वाले क्वेश्चन का मिल जाएगा सोल्यूशन। अब आगे देखते हैं स्पेशल केस 8, ये लास्ट केस है, इसके बाद हम एग्जाम्पशन पढ़ेंगे कि किस किस केस में हमें ट्रांसफ़र करने पे एग्जाम्पशन मिलेगा और किस तरीके से मिलेगा। तो 50D सेक्शन केस 8 में आता है 50D, सेक्शन 50D क्या कहते हैं, किसके बारे में बात करता है, कैपिटल गेन कंसिडरेशन नॉट डिटरमिनेबल, यानी कि कैपिटल गेन हमें हुआ तो है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं पता लग रही। जैसे किसी को कोई गुड्स ट्रांसफ़र, कोई एसेट्स ट्रांसफ़र करी, लेकिन जो बदले में उसे क्या मिल रहा है, उसे मिल रहा है कि उसको पूरे साल तक कुछ खाने को देता रहेगा सामने वाला बंदा, कुछ फूड देगा, कुछ वाटर देगा, मतलब कि ऐसी कुछ कोई चीज़ देगा या तो कोई कपड़े देगा, ऐसी कोई वैल्यू देगा और वो पूरे साल देगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं पता लगाई जा सकती ना कि वो कितने रेट से देगा, यार कितने प्राइस का देगा। कोई फिक्स होता है तो बात अलग है, लेकिन कोई पता ही नहीं पूरे साल क्या 1 साल क्या 3-4 साल के बारे में हमने डील कर रखी है। तो उस केस में हमें क्या वैल्यू लेनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है, तो उस केस में हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है FMV ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड, यानी कि जो एसेट्स की वैल्यू है ना वही हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। यानी कि एक बंदे ने किसी को कुछ ट्रांसफ़र किया, वो 5 लाख का था, उसके बदले में उसे कुछ मिल रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू नहीं पता लगा सकते, यानी कि एक टाइम पीरियड तक, बहुत एक लंबे टाइम पीरियड तक नॉन स्टॉपेबल मिलेगा, तो वो ही उसकी वैल्यू हम FVOC ही मानेंगे। यानी कि FVOC क्या मानेंगे, जो एसेट्स हमने ट्रांसफ़र की थी 5 लाख की वैल्यू थी तो 5 लाख वैल्यू ही रहेगी। ये केस खत्म। एक और है केस 9। केस 9 क्या कहता है, फर्स्ट प्रोवाइजो सेक्शन 48 के बारे में बात करता है। क्या कहता है, कैपिटल गेन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर ट्रांसफर्ड बाय नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट किसी भी शेयर डिबेंचर को ट्रांसफर करता है तो उस केस में क्या होगा, तो इफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी एंड आफ्टर दैट रिकन्वर्ट इट्स इंडियन करेंसी। अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस पास होती हैं, अप्लाई होती हैं, तो हमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, वरना मतलब कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे और फिर वो फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो क्या होते हैं वो कंडीशंस, तो देखते हैं। SSC शुड बी नॉन रेजिडेंट। SSC एक नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, नहीं कि इंडिया का रेजिडेंट है, सिटीजन नहीं है, या सिटीजन है रेजिडेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, वो डायरेक्ट नॉन रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। एसेट्स शुड बी शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ इंडिया, उसने शेयर्स और डिवेंचर जो है वो इंडिया की किसी कंपनी के परचेज या सेल कर रहा हो। और एसेट शुड बी एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी, और उसने फॉरेन करेंसी देकर ही वो एसेट्स को एक्वायर करा हो या फॉरेन करेंसी लाकर एक्वायर करा। ये नहीं कि उसके पास पहले से इंडियन करेंसी थी और उसने उसी से
करा तो उस केस में क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एफवीओसी एवरेज रेट ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जिस दिन ट्रांसफर होगा उस दिन का एवरेज रेट क्या रहेगा। एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, TTBR प्लस TTSR, इसके बारे में अभी हम देखते हैं, डिवाइडेड बाय 2। आगे इसके बारे में मैं बताता हूँ, पहले हम ये देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद ट्रांसफर एक्सपेंस, उस पर भी एवरेज रेट एवरेज निकालने का सेम फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सेम एवरेज ऑफ एक्विजिशन का एवरेज रहेगा। नो इंडेक्सेशन, वहाँ पे कोई इंडेक्सेशन नहीं आएगा, और जो भी वैल्यू आएगी ना सीजी इन फॉरेन करेंसी में ही आएगी, वो फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट होगी। और उसके बाद उस समय जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से हम उसे इंडियन रुपीज़ में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड अप्लाइंग TTBR ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफ़र के दिन वो अप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं TTBR या TTSR होता क्या है। TTBR होता है टेलीग्राफिक बाइंग ट्रांसफर बाइंग रेट और सेल रेट, यानी कि एक तरीके के रेट हैं जो मार्केट में डिसाइड किया जाते हैं कि किस रेट पे, यानी कौन सी करेंसी से किस रेट पे परचेज करना है, किस रेट पे सेल करना है, वो सब हमें देखना पड़ेगा। मतलब कि वही होता है जो टेलीग्राफिक, इतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में देगा क्या 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 TTBR है, क्या TTSR है, वो क्वेश्चन में देगा, वो उसका आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सनी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सनी इज़ अ नॉन रेजिडेंट एक्वायर्ड शेयर्स ऑफ BB लिमिटेड। BB लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसके शेयर्स उन्होंने एक्वायर करे हैं सनी ने फॉर 75,000 इंडियन रुपीज़ में दे रखा है। ऑन 16 जुलाई को किया था 2017, 75,000 इन US डॉलर लिख दिया आगे, तो US डॉलर में ही करा था। शी ट्रांसफर ऑल द शेयर्स ऑन 10 दिसंबर 2023 फॉर 5 लाख। 10 दिसंबर 2023 को उसने उसको सेल कर दिया सारे एसेट्स को, शेयर्स को 5 लाख का, और ट्रांसफ़र एक्सपेंस उसका 20,000 आया। तो अब कैपिटल गेन का ट्रांसफ़र करना है तो उसमें कुछ चीज़ें हमें गिवन होगी, जैसे डेट क्या, मतलब कि TTBR और TTSR क्या होगा, यानी कि बाइंग रेट क्या था, यानी कि जो करेंसी था उसके बाइंग रेट क्या था, इंडियन करेंसी लेने का रेट क्या था 50 और सेलिंग रेट था 52, और इस दिन था 10/12/2023 को 63 और 65 था। मतलब ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये यहाँ तक का क्वेश्चन का पार्ट है ये पूरा। अब इसके बाद हम आंसर करेंगे। तो अब देखो हमने क्या देखा था कि पहले FVOC लेंगे एवरेज, तो पहले जिस दिन सेल करा था उस दिन का एवरेज क्या था 50 और 52, TTBR और TTSR 50 और 52 था, तो इसका एवरेज किया जाए तो हमारा 101 आएगा, 50 + 52 डिवाइडेड बाय 2, 51 आएगा हमारा एवरेज। ठीक है, हमारा एवरेज 151 आएगा। इसका यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि हमें एवरेज 51 और इसका एवरेज क्या आएगा 63 + 65 डिवाइडेड बाय 2, 64 हमारा इसका एवरेज आएगा। ठीक है, ये हमारा एवरेज हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले FVOC क्या रहेगा, यानी कि FVOC क्या देखा था हमने, FVOC इज एवरेज रेट ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, एवरेज रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले FVOC निकालने के लिए हमें कितने में ट्रांसफ़र हुआ, 50 लाख, 5 लाख में ट्रांसफ़र हुआ था, उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज रेट के हिसाब से निकालेंगे 64 से, यानी 63 + 65 डिवाइडेड बाय 2 को डिवाइड करेंगे तो डॉलर में आ जाएगा ये, यानी कि फॉरेन करेंसी में आ जाएगा 781.2.5 में आ जाएगा। ये एक फॉरेन करेंसी के अमाउंट में एक तरीके से मान लो हम ट्रांसफ़र चेंज कर रहे हैं ना इंडियन करेंसी को। उसके बाद ट्रांसफ़र एक्सपेंस को भी सेम तरीके से 20,000 डिवाइडेड बाय 64, तो हमारा 312.5 आ जाएगा। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए क्या करेंगे, हम उस साल का लेंगे जिस दिन हमने खरीदे थे शेयर्स। तो हमने ये कौन से साल खरीदे थे, 2017 में। तो 2017 की एवरेज क्या निकाला था हमने 51 एवरेज, तो 2017 में 75,000 के खरीदे थे डिवाइडेड बाय 51, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 51 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1470.5 ने। आप अप टू 2 डिजिट ले सकते हैं, इस पर ज़्यादा आगे मत जाइएगा अगर ज़्यादा पॉइंट्स में आ रहा है तो इसके बाद हमारा LTCG आ जाएगा फॉरेन करेंसी में, क्योंकि 75,000 हमारा फॉरेन करेंसी में था, तो उसको एवरेज के हिसाब से ले लेंगे। तो उसके बाद हमारे LTCG इन इंडियन करेंसी निकालना है, तो उसके लिए पहले तो अमाउंट जो फॉरेन करेंसी में है इनटू उस समय बाइंग रेट क्या था, यानी कि उसने खरीदा कितने में होगा, बाइंग रेट
63 यानी कि किसी और उसने अगर किसी को बेचा होगा तो उस बंदे ने कितने में ख़रीदा होगा, 63 में ही तो ख़रीदा होगा। तो उसका आंसर आ जाएगा 379,853। तो हमारा LTCG ये आ जाएगा, जो भी टैक्सेबल होगा यही अमाउंट टैक्सेबल होगा। इसी कोई इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, क्योंकि बहुत वो है कि इसमें LTCG STCG वगैरह मतलब TTB TTS दे रखा होगा, तो वो सब आपको सिर्फ एवरेज का खेल है, इसमें और कुछ नहीं है। आपको हर चीज़ के एवरेज निकाल के कैलकुलेट करना है, फिर आपका LTCG हमेशा आ जाएगा TTSR या TTBR से मल्टीप्लाई करने पे। उसके बाद हमारे सारे स्पेशल केस ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट। अगर कुछ होगा तो हो सकता है आगे मैंने दे रखा हो तो वहाँ पढ़ लेंगे हम, अगर होता है तो लेकिन मोस्टली हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं। अब हम एग्जेम्पशन स्टार्ट करते हैं कि हमें अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको कैपिटल गेन पे टैक्स कैसे बचा सके। मतलब बचाने को क्या है कि गवर्नमेंट ही हमें कहती है कि आप ये चीज़ खरीदें, इसमें इन्वेस्ट करें, तो आपकी LTCG या STC जो भी होगा कैपिटल गेन, उसको उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो वो सब कैसे होगा, किस किस सेक्शन पे होगा, किस कारण से होगा, वो सब हम देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, मैक्सिमम की कंडीशन सेम रहेगी, और उसके बाद आखिरी में मैं इसका पूरा चार्ट दिखा दूंगा आपको, आप उसे वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकेंगे। उसके बाद एग्जेम्पशन देखते हैं। सेक्शन 54 में सबसे पहले एग्जेम्पशन मिलती है रेजिडेंट हाउस प्रॉपर्टी की, यानी कि जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसमें हम रहते हैं, तो उसमें की एक एग्जेम्पशन है। अगर उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले किसको मिलेगा ये एग्जेम्पशन, किसी भी इंडिविजुअल या HUF, मैक्सिमम जगहों पे यही है, आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जेम्पशन अगर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन इंडिविजुअल और HUF को मिल जाता है, क्योंकि कंपनी वगैरह के लिए एक अलग ही तरीके से होता है, तो उसके लिए एग्जेम्पशन सबको नहीं मिलता, लेकिन इंडिविजुअल और HUF को मिल जाता है। एसेट्स ट्रांसफर, एसेट्स क्या ट्रांसफ़र करनी है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब सेक्शन उसी का है तो प्रॉपर्टी भी वही ट्रांसफ़र करनी होगी ना। कैपिटल गेन क्या आएगा यहाँ पे, हमेशा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि आप ये तो है नहीं कि अभी खरीदा और कल बेच रहे हो, तो नॉर्मली तो आप कुछ सालों के बाद बेचोगे, 3 साल 4 साल के बाद, तो LTCG आएगा, तभी आप इसको कैलकुलेट। अगर STC आ जाता है आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एसेट्स टू बी एक्वायर्ड, एसेट्स कब एक्वायर होनी चाहिए, 1 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी कि जब हम ट्रांसफ़र करें ना एसेट्स को, जो भी हाउस प्रॉपर्टी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके बदले हमें एक दूसरी हाउस प्रॉपर्टी लेनी है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि अगर LTCG अप टू 2 करोड़ है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ तक का है, देन SSC कैन एक्वायर 2 रेजिडेंशियल हाउस, तो वो 2 रेजिडेंशियल हाउस ले सकता है विद इन अ प्रिस्क्राइब लिमिट। एक टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड होती है, उसके अंदर वो 2 हाउस लेगा, फिर भी उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा दोनों हाउस का। अगर उसकी इनकम 2 करोड़ तक होती है तो, लेकिन उससे ज़्यादा होती है तो 2 करोड़ तक की मिल जाएगा, उसके आगे का नहीं मिलेगा। दिस बेनिफिट ऑफ 2 हाउसेस ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि ये बेनिफिट सिर्फ एक ही बार मिल रहा है, आप एक बार कभी भी दो घर ले सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। उसके बाद टाइम लिमिट क्या होगी हाउस की, यानी कि हाउस खरीदना जो है, अब ये तो है नहीं कि 4 साल 5 साल बाद हम हाउस खरीद रहे हैं, एक टाइम लिमिट तो देंगे ना, एग्जेम्पशन मिलना चाहिए तो एक टाइम लिमिट देंगे। तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट दी है कि न्यू हाउस शुड बी परचेज विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हमने परचेज कर लिया, बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र करने के 1 साल के पहले ही हमने परचेज कर लिया है, 1 हाउस या 2 हाउस जो भी है हमने पहले ही परचेज कर लिया है, तो और परचेज विद इन 2 ईयर्स या अगले 2 साल में, पिछला 1 साल अगले 2 साल में परचेज करें, या फिर अगर हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो अगले 3 साल में कंस्ट्रक्शन करवा लें, तो उस केस में हमें ये टाइम एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो इसको शॉर्ट में याद रखने का क्या है, ट्रांसफ़र से -1 1 साल पहले, 2 साल आगे +2 और +3 3 साल आगे कंस्ट्रक्शन का, तो वो सब वैसे हम याद रख सकते हैं। मैक्सिमम में यही है -1 +2, जहाँ भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन आएगा वहाँ आपको यही लेना है। उसके बाद एक CGAS होती है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में क्या होता है कि अभी हमें पैसा सबमिट नहीं करना, जैसे कि हम 2023 में, अब कोई कह रहा है कि मेरे को 2024 के एंड में लेना है, तो तब तक क्या करें, तब उसको गवर्नमेंट को कैसे
बनाए कि वो उसको एग्जेम्पशन मिल जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट कहती है आप CGS में अपने पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, यानी कि आपको जितने का घर लेना है या जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो उसके हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो एक बार पढ़ते हैं प्रोविजन क्या है। SSC एक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी और डिपॉजिट डिज़ायर अमाउंट इन कैपिटल गेन, या तो वो एक हाउस प्रॉपर्टी ले ले या तो एक डिज़ायर अमाउंट कोई भी एक लिमिटेड अमाउंट CGS में सबमिट कर दे अप टू ड्यू डेट। अब एक ड्यू डेट तक उसमें सबमिट कर दे, यानी कि रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उस तब तक वो अमाउंट उसमें सबमिट कर दे। डिपॉजिट अमाउंट शुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस, यानी कि जब वो यूटिलाइज करेगा ना, जब वो पैसा निकालेगा उसमें से, तो उस केस में सिर्फ उसे हाउस प्रॉपर्टी के लिए ही उसको यूटिलाइज करना और किसी केस के लिए नहीं। इफ डिपॉजिटेड अमाउंट इज मिस यूटिलाइज या अनयूटिलाइज, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल किया या इस्तेमाल ही नहीं किया, निकाल के रख लिया, या कोई पीरियड बीत गया उसके बाद भी इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि -2 -1 +2 और +3 था ना, तो +3 के बाद भी निकल गया, तो फिर वो एग्जेम्पशन क्लेम अर्लियर शैल बी विड्रॉल, यानी कि जो इस साल एग्जेम्पशन मिला होगा वो उस साल जाके 3 साल खत्म होने के बाद हमारी इनकम में दोबारा इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या रहेगा। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन रहेगा सबसे पहले कैपिटल गेन एंड जो भी नई एसेट्स परचेज की या फिर जो अमाउंट डिपॉजिट किया CGS में, विच एवर इज लोअर हमारा होगा एग्जेम्पशन वैल्यू रहेगा। उसके बाद एक अमेंडमेंट आई है 2023 में ही फाइनेंस एक्ट में, जो हमारा 23-24 ईयर चल रहा है, उसमें क्या कहते हैं कि इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स मोर देन 10 करोड़ देन द अमाउंट एग्जिस्टिंग 10 करोड़ शैल बी taken to be into account for the purpose of exemption. It means maximum exemption 10 करोड़ in the section. मान लो कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो आपकी 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, 10 करोड़ से आपका कैपिटल गेन आ रहा है 10 करोड़ से ज़्यादा, आपने प्रॉपर्टी भी 10 करोड़ से ज़्यादा ली है, तो उस केस में क्या होगा, आपको मैक्सिमम एग्जेम्पशन सिर्फ 10 करोड़ का ही मिलेगा, 10 करोड़ से ज़्यादा का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। भले ही फिर आपका कैपिटल गेन कितना आया हो या आपने खरीदा कितने में हो, तो फिर वहाँ पे ये जो रूल है ना कि कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स कितने विच एवर इज़ लोअर, ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ वहाँ कोई रूल नहीं लगेगा, डायरेक्ट आपको 10 करोड़ का बेनिफिट एग्जेम्पशन मिल जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अब देखते हैं लॉक इन पीरियड, यानी कि टाइम लिमिट तक फिर उस घर को भी तो रखना पड़ेगा होल्ड में, ये नहीं कि आपने एग्जेम्पशन के लिए लिया और उसके बाद अगले ही दिन दोबारा सेल कर दिया एग्जेम्पशन मिलने के बाद, तो उस केस में एक लॉक इन पीरियड रहेगा। लॉक इन पीरियड क्या रहेगा कि न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रांसफर विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन, यानी कि जो आपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीदी है -1 में, +2 में या +3 में, तो उस केस में क्या रहेगा कि आपको एक्विजिशन रखना पड़ेगा, यानी कम से कम 3 years तक उसको संभाल के रखना पड़ेगा। इफ ट्रांसफर विद इन 3 years एक्विजिशन क्लेम अर्लियर शैल बी विड्रॉल एंड इट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस, यानी कि आपने जो भी एक्विजिशन लिया होगा और अगर एसेट्स लिए आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज की और उसके बाद अगर आपने उसे सेल कर दिया 3 साल के पहले ही, क्योंकि लॉक इन पीरियड क्या है 3 years का, उससे पहले जो भी सेल कर दिया वो आपके कॉस्ट को में से लेस हो जाएगा जब आप उसको सेल कर देंगे, क्योंकि सेल करेंगे तो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, तो कैलकुलेट करते समय जो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी एक्चुअल कॉस्ट, मान लो इसका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी, उसमें से जो भी आपने एग्जेम्पशन लिया होगा अगर 3 साल से पहले कर दिया तो उसको लेस करके जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसका एक एग्जांपल क्वेश्चन ICAI में दिया है 3.426 पेज नंबर पे, तो देखा जाए तो 3.426 ये रहा, ठीक है। मिस्टर सी परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस ऑन जुलाई 20 जुलाई 2021 को 10 लाख का उन्होंने एक हाउस खरीदा एंड मेड सम एडिशनल हाउस इनकरिंग, एक उस पर कुछ एक्सपेंस किए 2 लाख के। 2021 में 10 लाख का खरीदा, उस पर एक्सपेंस किया 2 लाख का अगस्त 21 में, यानी कि साल वही था, तो मतलब कि हम इसको मर्ज करके एक ही साल का लगा देंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन COA और ये हो जाएगा हमारा COI।
ही सोल्ड द हाउस प्रॉपर्टी इन अप्रैल 23। अप्रैल 23 में 20 लाख का बेच दिया। आउट ऑफ दिस ही स्पेंड 5 लाख विद द परचेज ऑफ अनदर हाउस। तो 20 लाख ये हो गए FVOC और ये हो गई हमारी न्यू हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो भी होगा वो एग्जम्पशन रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिस्टर सी प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। अब क्या FVOC हमारी क्या थी, FVOC है हमारी 20 लाख की FVOC है, ठीक है, 20 लाख। उसके बाद लेस करेंगे, कोई ट्रांसफ़र एक्सपेंस है क्या, ट्रांसफ़र एक्सपेंस हमें दिया है क्या, ट्रांसफ़र एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिया हमें, तो हमारी नेट कंसिडरेशन 20 लाख आ जाएगी। 20 लाख की नेट कंसिडरेशन आ गई। उसके बाद उसमें से लेस कर दिया जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है 10 लाख की, इंडेक्सेशन लगेगा उस पर, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे इंडेक्सेशन में भी नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारी क्या है, इस पर एग्जेम्पशन वैसे ही मिल रहा है और ये हाउस प्रॉपर्टी है। पहली बात तो सेल कब की, 2021 में ली थी और 2023 में ही सेल कर दी। अब आप कैलकुलेट करोगे जुलाई 2020 जुलाई 2021, तो जुलाई से लेके नेक्स्ट जुलाई तक 1 ईयर, उस जुलाई 22 तक 1 ईयर, जुलाई 23 तक 2 ईयर 2 साल भी नहीं हुआ और उसने अप्रैल 23 में सेल कर दी। तो क्या हमने पढ़ा था कि STCG में कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, तो यहाँ कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। 10 लाख का सिर्फ कॉस्ट होगा वो लेस हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होगा 2 लाख का वो भी लेस हो जाएगा। अब क्या आ गया यहाँ पे, 8 लाख की एसेट्स आ गई, 8 लाख की एसेट्स आ गई। उसके बाद हमारा ये कैपिटल गेन हो जाएगा क्योंकि STCG हो जाएगा, क्योंकि हमने सेक्शन पढ़ते समय क्या पढ़ा था, सेक्शन 54 पढ़ते समय क्या पढ़ा था कि कौन सा कैपिटल गेन आएगा इस पे। तो हमने क्या देखा था कि हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कि जैसे हमने क्या पढ़ा है, कैपिटल गेन कौन सा होना चाहिए, LTCG होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना तभी हमें एग्जेम्पशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये हो गया हमारा STCG। अगर मान लो कि उसने 2023 के बदले 2025 में सेल किया होता तो क्या होता, एक एजम्पशन बताता हूँ मैं इसके आगे। तो मान लो कि यही हमारा ICOI है, ये हमारा LTCG आ गया, एग्जेम्पशन है। एग्जाम्पल ये आप इसको इम्पॉर्टेंट बोलते तो एग्जेम्पशन क्या मिल जाएगा हमें, इसके आगे हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा जो इसने क्या कितने में नया हाउस खरीदा था, इसने खरीदा नया हाउस 5 लाख में, तो इसके आगे बस वो 5 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा और 3 लाख का एक्चुअल LTCG आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने का STCG आ रहा है तो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, एग्जेम्पशन उसको कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा, नेक्स्ट सेक्शन एग्जेम्पशन आता है, एग्जेम्पशन नंबर 54B। एग्जेम्पशन नंबर 54B किसके बारे में बात करता है, 54B बात करता है एग्जेम्पशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड है ना, जो अर्बन एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर एग्जेम्पशन कैसे ले सकते हैं हम। तो उस पर एग्जेम्पशन लेने के लिए सबसे पहले एलिजिबल SSC होना चाहिए, कौन सा, इंडिविजुअल HUF। मैंने कहा था आपको मैक्सिमम जगह यही आएगा, हम आगे पढ़े वहाँ भी यही आएगा। ट्रांसफ़र एसेट्स कौन सी ट्रांसफ़र करनी है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि अर्बन एरियाज़ में, जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था अर्बन कौन सा होता है, रूरल कौन सा होता है, विच हैज़ बिन यूज्ड बाय SSC ने उसे यूज़ किया है, या और हीज पेरेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस, या उसके पेरेंट्स जो है उन्होंने उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया है, एंड यूज़
2 years बिफोर ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, एसेट्स ट्रांसफ़र करने के 2 साल पहले तक या 2 साल पहले से यूज़ कर रहे हैं, तभी आपको इस पे एग्जम्पशन मिल सकता है। यानी कि एसएससी या तो यूज़ करे, या तो एसएससी के पेरेंट्स ने पिछले 2 साल में, यानी जिस साल ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, उससे पिछले 2 साल में उसको लैंड को यूज़ कर रखा है, तो उस केस में भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। अब उसके लिए कैपिटल गेन क्या होना चाहिए, तो यहाँ आपका चाहे एलटीसीजी आए चाहे एसटीसीजी आए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका हमेशा यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा। यहाँ हमें ये नहीं देखना कि एलटीसीजी आ रहा है तो नहीं मिलेगा या एसटीसीजी आ रहा है तो नहीं मिलेगा, या सिर्फ वो हाउस प्रॉपर्टी में है कि एसटीसीजी आएगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एलटीसीजी आए एसटीसीजी आए आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद एसेट्स शुड बी एक्वायर्ड, कौन सी एसेट्स एक्वायर करनी है, कोई भी करो आप, अर्बन लैंड करो या रूरल लैंड करो, उसके बदले आप कुछ भी करोगे, कोई भी लैंड एक्वायर करोगे तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए, न्यू एग्रीकल्चर लैंड शुड बी एक्वायर्ड विद इन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जैसे ही आपने पुरानी वाली लैंड को ट्रांसफ़र किया उसके अगले 2 साल के अंदर आपको नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेनी है। कैपिटल गेन अकाउंट का सेम वही है कि एसएससी एक्वायर लैंड और डिपॉजिट या लैंड एक्वायर करे या कोई एक अमाउंट इसमें सीजीए में एस में डिपॉजिट करे तो उसके हिसाब से उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले जमा करना होगा, लेकिन तो और अगर उस अमाउंट में, उसमें जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया है उसको सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी जगह आपने उसको मिस यूटिलाइज़ किया या ये अनयूटिलाइज़ किया तो वो आपको विड्रॉल कर लिया जाएगा। विड्रॉल क्या होगा, वही सेम होगा जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या रहेगा, कैपिटल गेन एंड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स विच एवर इज लोअर। सिंपल, बहुत मैक्सिमम एग्जम्पशन सब एक तरीके से ही मिलेंगे। CGS क्या होगा, एग्जम्पशन कैसे मिलेगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग इसमें 2 साल का था, उसमें भी 2 साल परचेज का था, 3 साल कंस्ट्रक्शन का था। क्या लेना पड़ेगा, सेम चीज़ खरीद लेनी पड़ेगी। आपने अर्बन सेल किया, आप एग्रीकल्चर या मतलब अर्बन या रूरल लैंड ले सकते हो। अब इस पर कुछ अमेंडमेंट आई थी 2023 में एक्विजिशन पे। क्या आई थी कि इफ़ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा, देन द अमाउंट विद द एग्जिस्टिंग 10 करोड़ द पर्पस ऑफ द मीन्स ऑफ द मैक्सिमम। वही ये सेम हमने जो पीछे पढ़ा था कि 10 करोड़ से ज़्यादा का होता है तो उस केस में सिर्फ 10 करोड़ का ही एग्जम्पशन मिलेगा, उससे ज़्यादा का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या आता है, लॉक इन पीरियड। अब इसमें लॉक इन पीरियड क्या है, न्यू एग्रीकल्चर लैंड शुड नॉट बी ट्रांसफर विद इन 3 years। वहाँ क्या था 2 years, वहाँ 2 years का लॉक इन पीरियड था हाउस प्रॉपर्टी के केस में, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड या लैंड के केस में आपके 3 साल का न्यू एग्रीकल्चर शुड बी नॉट बी ट्रांसफर विद इन 3 years, 3 साल में ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन के 3 साल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। इफ़ इट इज़ ट्रांसफर्ड विद इन 3 years, एग्जम्पशन क्लेम अर्लियर शैल बी विड्रॉल एंड देन बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट ऑफ द एग्जम्पशन। वही कि एक्चुअल अगर विड्रॉ पहले कर लिया या सेल पहले कर लिया तो वो एग्जम्पशन जो है विड्रॉ कर ली जाएगी, यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट होगी एक्चुअल कॉस्ट में से लेस करके आपको दे उसमें सीटी वो एलटीसीजी या एसटीसी जो भी कैपिटल गेन बनेगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। इफ़ एसएससी एक्वायर न्यू एसेट्स एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड इफ़ ही ट्रांसफर डेट न्यू एसेट्स विथ इन पीरियड 3 years, अगर वो उसको 3 साल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है तो उस पर तो एग्जम्पशन मिलता है। एग्रीकल्चर लैंड पे हमेशा या एग्रीकल्चर इनकम पे हमेशा एग्जम्पशन रहता है, एग्जम्पशन क्लेम अर्लियर then because of agriculture land is not a capital asset, एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कौन सी चीज़ों को एग्रीकल्चर कौन सी चीज़ों को कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, तो उसमें एक एग्रीकल्चर लैंड भी हमारा आता है। तो उसके बाद इस पर भी एक एग्जांपल है ICA ने दिया है, तो उसे देखते हैं। जैसे इफ़ कैपिटल गेन is 3 lakh and the cost of new agriculture land is 4 lakh, then the entire capital gain is 3 lakh is exempt, क्योंकि न्यू एग्रीकल्चर लैंड कितने के लिए 4 लाख की, लेकिन कैपिटल गेन कितने का आ रहा है सिर्फ 3 लाख का, तो विच एवर इज लोअर। इफ कैपिटल गेन इज 3 lakh एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज 2 lakh, तो उस पर एग्जम्पशन 2 लाख का मिलेगा। इसमें इन्होंने कुछ और भी कैलकुलेट करने को दे रखा है। जैसे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल 1 जो हमने पढ़ा था कि 3 लाख की
हमने पुरानी हमारा कैपिटल गेन पड़ा है 4 लाख का नया खरीदा, तो उसको कंटिन्यूअस में इफ़ द एग्रीकल्चर लैंड अर्बन लैंड इज सोल्ड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ही, 1 साल के अंदर ही, 1 साल बाद 1 साल के अंदर मान लो 6 लाख से 6 लाख में 1 साल में सेल सोल्ड कर दिया उसे, तो उस पर STCG कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, 6 लाख पे सोल्ड किया हमने, पहले एग्जाम्पशन कितने का लिया था 3 लाख का, एक्चुअल कॉस्ट कितने की 4 लाख की, तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे क्योंकि एग्जाम्पशन लेस हो जाता है एक्चुअल कॉस्ट में से, तो हमारा 1 लाख का बचेगा, तो 1 लाख का बचेगा तो 5 लाख की STCG आ जाएगी। अब यहाँ ये एग्रीकल्चर जो अर्बन की जगह कह दे कि रूरल एरिया में है, रूरल एरिया में है, तो ये पूरा जो भी आएगा 6 लाख कुछ भी आएगा वो सब एग्जाम्प्ट है, उसके लिए कोई भी हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारा सेक्शन 50D 50EC और उसी के साथ फिर हमारा सेक्शन 54F, तीन चार सेक्शन बचे हैं। मे बी आज कल ख़त्म हो जाए तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। इसके साथ कुछ और शेयर्स सेक्शन 112A 112 के बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 50D क्या कहता है, 54D कहता है कि एग्जेम्पशन ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि कोई इंडस्ट्री की लैंड एंड बिल्डिंग है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, एलिजिबल SSC जो होगा वो ऑल SSC है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग थोड़ी ना सिर्फ इंडिविजुअल HUF लेगा, उसके लिए तो कंपनी भी आती है, उसके लिए और भी कॉर्पोरेट ऑफिस आते हैं, फर्म आती है, वो सब कोई ना कोई एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, तो उस केस में उन सबको ये एग्जेम्पशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या ट्रांसफ़र करना होगा एसेट्स, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रियल एसेट्स है ना उस पर गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया है, यानी कि अब उसको वहाँ पे कुछ काम करना है तो अब गवर्नमेंट का वहाँ पे हक है, और जो वहाँ का मालिक था ओरिजिनल जिसका ओनर था उसका उस पर कोई भी हक नहीं है। तो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग विच इज वॉज यूज्ड बाय SSC फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के लिए उसको यूज़ किया गया था पिछले 2 साल में, एक्वायर करने से पहले या ट्रांसफ़र करने से पहले उसको लास्ट 2 ईयर्स में यूज़ करा गया था इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। अब उस पर कैपिटल गेन कौन सा आना चाहिए, STCG है या LTCG है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एसेट्स टू बी एक्वायर्ड, एसेट्स कौन सी एक्वायर करनी होगी, इसको ट्रांसफ़र करने के बाद इंडस्ट्रियल लैंड इन बिल्डिंग ही एक्वायर करनी होगी और कोई नहीं कर सकते आप। टाइम लिमिट, न्यू इंडस्ट्रियल लैंड विल बी परचेज इन द 3 ईयर्स, पहले था -1 +2 +3, फिर आया +2, अब आया +3 आफ्टर द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन जब मिलेगा ना, जिस साल भी आपका कंपनसेशन मिलेगा उसके अगले 3 साल के अंदर आप एसेट्स एक्वायर कर सकते हैं। एक हमने पढ़ा था कि हमारी हाउस प्रॉपर्टी को अगर कंपलसरी एक्वायर हो गया तो वहाँ भी क्या था कि कैपिटल गेन तो उस साल लगेगा जिस साल ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन टैक्स किस साल पे करना पड़ेगा, जिस साल हमें रिसीव हुआ। तो इसमें भी वही है कि जिस साल हमें कंपनसेशन रिसीव होगा ना उसके अगले 3 साल के अंदर अगर आपने परचेस कर लिया कोई भी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग तो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद कैपिटल गेन एंड अकाउंट स्कीम क्या है, सेम वही है कि SSC एक्वायर्ड द लैंड विल डिपॉजिट विद अप टू द रिटर्न, यानी कि रिटर्न फाइलिंग तक आपने या तो लैंड इन बिल्डिंग खरीद लिया इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर आपने उसमें CGS में डिपॉजिट करा दिया तो उसका आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने उसका मिसयूज़ किया या अनयूटिलाइज रखा तो उसको आपके एग्जेम्पशन ले लिया जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन सेम है, कैपिटल गेन, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स, अमेंडमेंट सेम है 10 करोड़ वाली, तो मैं बार बार नहीं बता रहा आपको क्योंकि आप भी को भी लगे क्या है कि चीज़ बार बार सुन रहे हैं, तो उसके लिए मैं बार बार नहीं बता रहा, आप इसको पढ़ेंगे जितनी बार क्योंकि सब में ये सेम है, ये 3-4 सीधे सब में सेम है। लॉग इन पीरियड देख लेते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए 3 ईयर्स की, यानी कि पहले क्या था -1 +2 +3 परचेस करने का और अगले 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद +2 और फिर +3 के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ आ जाता है 3 and 3, 3 साल में खरीदना है और 3 साल में ही आप बेच नहीं सकते। क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे 3 ईयर्स पढ़ा था, तो 3 and 3 इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग में 3 and 3 आ जाता
है फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्वायर एग्जेम्पशन जो भी मिला होगा उसको बाद में लेस कर दिया जाएगा। बाकी सब सेम है, सिर्फ टाइम पीरियड आपको याद रखना है कि 3 साल के अंदर आप बेच नहीं सकते। उसके बाद इसके कोई क्वेश्चन करने की तो ज़रूरत नहीं है, कोई एग्जांपल में क्या ही दूं, क्योंकि वही आप समझ लो कि कोई लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसका किसी ने कंपलसरी एक्वायर कर लिया और प्रोसेस तो सारा कैलकुलेशन का सेम ही है। सिर्फ उसमें इसमें 3 साल है, पहले वाले में 2 था, उससे पहले भी 2 था, मे बी 2 ही था, इसने इससे पहले वाले में 3 था, उससे पहले वाले में 2 था, हाउस प्रॉपर्टी में 2 था और लैंड में एग्रीकल्चर लैंड में 3 था। उसके बाद एग्जेम्पशन सेक्शन 54 EC 54 EC में क्या है, एग्जेम्पशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, सबसे पहली बात ये ऑल SSC को मिलेगा। फिर उसके बाद ट्रांसफर कैसे होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई ट्रांसफर होनी चाहिए, जैसे लैंड बिल्डिंग या लैंड और बिल्डिंग दोनों मिला के। उसके बाद कैपिटल गेन ट्रांसफर कैसे होगा, LTCG होना चाहिए हमेशा, STCG होगा तो उस केस में नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन। एसेट्स जो एक्वायर करनी है वो कौन सी करनी है, या तो बॉन्ड्स करने हैं, या तो NHAI, RECL, PFCL या IRCL के बॉन्ड्स को या शेयर्स को आपको खरीदने पड़ेंगे। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी, रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन सब में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके बाद टाइम लिमिट क्या आती है, टाइम लिमिट आता है बॉन्ड बी एक्वायर्ड विद इन 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। आपको ट्रांसफ़र करने के 6 महीने के अंदर ही खरीदना होगा। अगर आप 6 महीने के बाद खरीदते हैं तो आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या आता है, कैप CGAS यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने में ही तो खरीदना है, 6 महीने तो वही साल है यार, रिटर्न फाइलिंग तक ही 6 महीने हो जाएगा, या उससे पहले का भी है, तो 6 महीने के लिए आप क्यों इन्वेस्ट करेगा बैंक में। अगर साल 2 साल 3 साल के बाद है तो एक बार इन्वेस्ट कर सकते ताकि बाद में ले सके। अगर आपको अभी इन्वेस्ट करना है तो 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करो, वरना आपको यहाँ CGAS का एग्जेम्पशन या फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज अ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ बॉन्ड जो विच एवर इज हाइयर लोअर, विच एवर इज लोअर, हमेशा लोअर ही रहेगा, हाइयर नहीं रहेगा, क्योंकि और अगर, लेकिन इस पे एक लिमिट है। हमने अभी तक कौन सी लिमिट पढ़ रहे थे, 10 करोड़ वाली एक लिमिट पढ़ रहे थे कि अगर 10 करोड़ से वैल्यू ज़्यादा होती है तो आपको 10 करोड़ तक का मिलेगा। यहाँ पे वही वैल्यू सिर्फ 50 लाख की है। अगर आपने 6 महीने के अंदर कितने की भी करा, अगर आपने 50 लाख एक्सीड करा तो आपको 50 लाख का ही उस पर एग्जेम्पशन मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। उसके बाद लॉक इन पीरियड क्या है इसका, SSC कैन नॉट बी ट्रांसफर बॉन्ड और कन्वर्ट इनटू मनी विद इन 5 ईयर, 5 साल तक नहीं कर सकती। द डेट ऑफ एक्वाजिशन इफ इट इज ट्रांसफर कन्वर्ट इनटू मनी विद इन 5 ईयर देन द एग्जेम्पशन विड्रॉल कर लिया जाएगा, वो सभी है। 5 साल तक क्यों नहीं कर सकती, अब देखो अगर वो किसी कंपनी के शेयर्स है, बॉन्ड्स है, अगर 5 साल में ही वो कोई लोग ट्रांसफर करने लग गए तो उसकी प्राइस गिर जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसको लॉस हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने उस पर, और ऊपर से वो नेशनल्स हैं, गवर्नमेंट्स की हैं सारी, तो उसके बाद इसलिए उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड लगाया है। फिर उसके बाद कन्वर्ट इनटू मनी मींस लोन्स और एडवांसेस टेकन ऑन सिक्योरिटीज ऑफ द बॉन्ड्स और अंडर दिस सेक्शन टाइम limit of 6 month calculated from the date of the transfer the but as per CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या कहती है कि इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड टाइम लिमिट कैलकुलेटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सोल्ड। अगर आपने कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट करने के बाद बेचा है, यानी कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपनी किसी बिल्डर ने, उसके पास कोई पुराना घर था, उसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया उसे, यानी कि अब वो उसको अपने रेगुलर बिजनेस में सेल कर देगा, तो उस केस में जिस दिन वो सेल करेगा उससे 6 महीना लेंगे। कन्वर्ट मनी मीन्स लोन इन एडवांस टेकिंग, यानी कि लोन में एडवांसेस को लिया है। अब इसका एक क्वेश्चन दिए रखा है ICAI में, क्या क्वेश्चन देता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 75 लाख, LTCG हमारा क्या है 75 लाख का, अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ बिल्डिंग क्या हुई इमूवेबल प्रॉपर्टी, और A15 2023 को लिया था, तब उसे एग्जेम्प्ट लेना है कैपिटल गेन का, इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर जो कि 5 साल बाद रिडीम होंगे, इशूड बाय NHAI अंडर सेक्शन 50 EC, एग्जामिन विद द रीजंस वेदर the given statement is true or false regarding the provision of the Income Tax Act।
तो उसने 75 लाख का सेल किया था, और अराइजिंग होता ट्रांसफर होता उसने पूरा का पूरा ले जाके NHI में डाल दिया, जो कि 5 साल बाद होगा। तो अब क्या पूरे 75 का एग्जम्पशन मिल जाएगा? नहीं। कितने का मिलेगा? क्या देखा था हमने? 50 लाख का मैक्सिमम एग्जम्पशन है, उससे ज़्यादा हुआ 50 लाख, उससे ऊपर नहीं जाएगा। The exemption under Section 54 EC has been restricted by limiting the maximum investment in long specified एसेट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल स्पेसिफाइड एसेट्स में अगर आपको एग्जिम्पशन चाहिए तो आपको बॉन्ड्स ऑफ NHI या HCL या कोई भी अदर बॉन्ड्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसको कम से कम 5 साल के बाद तक वाला रिडीमेबल होना चाहिए, उस पर सिर्फ 50 लाख का मिलेगा। Whether such investment is made during the relevant previous year with the subsequent previous year or both thereafter, in case of exemption with the 54 is available with the extent with the made before the 1/11/2006 6 months will be date, यानी कि क्या है कि क्या कहता है कि अगर आपके जो भी अमाउंट है वो 50 लाख से ज़्यादा हुआ तो उस केस में, यानी कि अगर उसने 6/11/2023 तक 1/11/2023 तक, क्योंकि 1/5 को बेचा, उससे 6 महीने क्या हुआ 1/11/2023 तक से पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दी और उसमें इन्वेस्टमेंट करी तो उस पर 50 लाख का उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अगर वो पूरे 75 लाख डाल देता है कोई फ़ायदा नहीं, 50 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, उससे ज़्यादा का कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 54F, और उसके बाद हमारा ख़त्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चार्ट देंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। तो हमारा सेक्शन 54F क्या कहता है? एग्जेम्पशन ऑफ LTCA लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, यानी किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने पे जब हमें कोई बेनिफिट होगा तो क्या करेंगे, यानी कोई कैपिटल गेन आया तो उस पर एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा हमें? तो अगर सबसे पहले इसमें इंडिविजुअल और HUF को ही फ़ायदा मिलेगा, किसी कंपनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के पास लाखों करोड़ की एसेट्स होती है, उसको परचेज सेल करती रहती है, यानी कि उसकी पुरानी एसेट्स उसको बेचेगी, कुछ नया खरीदेगी, तो उसके इसमें उसको ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा होगा, तो उसमें एग्जेम्पशन देना बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इंडिविजुअल HUF जो है वो नॉर्मल परचेज सेल करते हैं कैपिटल एसेट्स का, तो उस केस में क्या होगा? सबसे पहले ट्रांसफ़र क्या होना चाहिए? LTCA लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लेकिन उसमें रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं आनी चाहिए। आपकी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है चल जाएगी, ड्रॉप आउट है मतलब कि डीम्ड टू बी लेट आउट है तो वो भी चल जाएगी, लेकिन आप जिसमें रह रहे हैं SOP है जो उस वो नहीं, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब LTCA कैपिटल एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही मानेंगे, शॉर्ट टर्म क्यों मानेंगे? तो LTCG, और फिर एसेट्स टू बी एक्वायर्ड वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचो, आप लैंड बेचो, बिल्डिंग बेचो या कोई और बेचो, बस आपको एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेनी है, वो भी इंडिया में। इंडिया से बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इंडिया में खरीदते हो तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। टाइम लिमिट क्या है? न्यू हाउस शुड बी परचेज विद इन 1 ईयर, सेम वही हाउस प्रॉपर्टी वाला सेम है कि -1 +2 और +3। -1 परचेज ट्रांसफ़र करने से 1 साल पहले तक, +2 1 साल, अगले 2 साल तक आप खरीद लो या फिर अगले 3 साल तक कंस्ट्रक्शन करवा लो, तो उस केस में आपको मिल जाएगा। एक मिनट, ये है, ये आ जाएगा 1 ईयर बिफोर द न्यू हाउस, बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। एक मिनट, न्यू हाउस शुड बी परचेज विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ये उसके बाद यहाँ, और फिर परचेज विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और कंस्ट्रक्ट विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। ठीक है, मैंने कन्फ्यूज़न हो गई थी थोड़ी, और ट्रांसफ़र ये हो गया,
ठीक है। अब CGS का क्या होगा? CGS का कुछ नहीं है, जो हाउस प्रॉपर्टी में आपको पूरा यहाँ अप्लाई हो जाएगा वही है कि आपने या तो हाउस प्रॉपर्टी ले ली या CGS में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। आपने अर्लियर विड्रॉ करा और उससे कोई हाउस मिसलीडिंग करा या मिस यूटिलाइज या अनयूटिलाइज रखा तो उस पर आपको एग्जम्पशन को लेस कर दिया जाएगा आगे चल के एक्चुअल कॉस्ट से। उसके बाद अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या रहेगा? इफ़ नेट कंसिडरेशन इज फुल्ली यूटिलाइज, यहाँ पे ये नहीं है कि नेट कंसिडरेशन और FMV या जो भी है उसके हिसाब से लेस रहेगा, नहीं। कैपिटल गेन और जो हाउस प्रॉपर्टी लिया उसकी कॉस्ट उससे लेस नहीं, उसमें से लेस नहीं, इसमें रहेगा कि नेट कंसिडरेशन फुल्ली यूटिलाइज, यानी कंप्लीटली यूटिलाइज करा है कि नहीं करा, जितना पार्ट करा है उतने पे ही पार्शली यूटिलाइज किया, अगर फुल्ली करा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट और अगर पार्शली किया तो पार्शली एग्जेम्पशन मिलेगा। LTCG विद द कॉस्ट ऑफ नेट एसेट्स डिपॉजिटेड एंड डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन से हम उसके पार्शली या फुल्ली जो भी होगा पार्ट निकाल सकते हैं, यानी कि अगर कितने में खरीदी एसेट्स को और टोटल नेट कंसिडरेशन कितना था उसके हिसाब से हम LTCG का पार्ट निकाल सकते हैं कि हमारा कितना रहेगा और एग्जम्पशन कितना मिलेगा। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स मोर देन 10 करोड़, वही कि 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन 10 करोड़ का ही मिलेगा। लॉक इन पीरियड क्या रहेगा? एसेट शुड बी ट्रांसफर न्यू प्रॉपर्टी मतलब विद इन 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में नहीं 3 ईयर्स तक नहीं ट्रांसफ़र कर सकता ऑफ इट्स एक्विजिशन, और अगर करता है तो उसके एक्चुअल कॉस्ट से लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं कुछ जो आपको देखना चाहिए, जैसे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफ़र एनी LTCA SSC शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेसिडेंशियल हाउस, एक घर से ज़्यादा उसके पास घर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप वो एक घर बेच रहा है उसके बाद उधर उसके 10 घर पड़े हुए हैं उसके नाम पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और फिर वो नया घर लेके उसका एग्जम्पशन ले रहा है तो ऐसे उसमें उस केस में आप उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। उसके पास एक ही घर होना चाहिए कम से कम। SSC शुड नॉट परचेज विद इन 2 ईयर्स और कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर्स एनी अदर हाउस, यानी कि जब वो उस एसेट्स हाउस को ले लेगा ना एग्जम्पशन के लिए तो उसके बाद उसको अगले 2 साल तक कोई घर नहीं लेना और कोई घर नहीं लेना और अगले 3 साल तक कोई और घर कंस्ट्रक्ट नहीं कराना। उसके साथ हमारा एग्जम्पशन का पूरा वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद ये एक चार्ट है कंप्लीट इस पूरे एग्जम्पशन का, ये पूरा चार्ट है आपको दिख रहा होगा तो इसे आप नोट कर सकते हो। जैसे सेक्शन 54 है, इंडिविजुअल HUF को लगेगा, ट्रांसफ़र क्या चीज़ करना है, कौन से कैपिटल गेन पे मिलेगा, एसेट्स क्या एक्वायर करनी है, टाइम लिमिट क्या रहेगा, CGS में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन क्या रहेगा, कैपिटल गेन और नेट एसेट्स की वैल्यू या डिपॉजिट इन CGS विच एवर इज़ लोअर, और कितने साल तक आपको लॉक इन पीरियड रखना है। यही सारे एग्जम्पशन का इसमें है। तो इसी के साथ हम इस आज के कंप्लीट करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आगे कॉन्सेप्ट करेंगे उसके क्वेश्चन करेंगे, और जब ये हमारा चैप्टर मोस्टली ख़त्म होने वाला है नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा तो ICAR की लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, कुछ को सॉल्व करेंगे और उसी के साथ आंसर सारे मैच करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपके कॉन्सेप्ट कैसे चल रहे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनकी हेल्प करें। थैंक यू।